हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बड़ा ज़रूरी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी। हमने आज क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स इन इंडिया। आपको पता है 1947 में हम क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। कॉलोनियल पीरियड से पूरी तरह से हम फ्री हो गए और उसके बाद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिसके बाद हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से रिपब्लिकन। हमारे देश को चलाने वाला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करके जिसने रखा हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं वो आती है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन करता है, हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पर आपको ये जान के हैरानी होगी, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अवर इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से बोरो किया गया। बड़े ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ से लिया, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। ये हमने कहाँ से लिए हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। बड़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे ऐसी सिस्टम्स हैं, जैसे आप बोलो पुरानी बिल्डिंग्स होगी, रेलवेज हो गए, रोड्स हो गए, टेलीग्राफ्स हो गए, ये सब हमें किसने दिया हुआ है, ब्रिटेन ने दिया हुआ है ना। तो हमने कोई अराउंड 300 ईयर्स इंडिया क्या रहा था, कॉलोनियल भी रहा था ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने क्या किया, हमारे इंडिया में ना बड़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस की। वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस को क्या कहा जाता था, या तो रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था या चार्टर एक्ट कहा जाता था। इन दोनों में फ़र्क क्या आएगा, अगर बात की जाए 1773 से लेकर 1858 तक। ठीक है, 1773 से लेकर 1858 तक ये वाला टाइम पीरियड क्या था हमारे इंडिया में, ये था कंपनी रूल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में क्या करती थी, राज करती थी। फिर उसी के बाद 1858 से लेकर 1947 तक का पीरियड जो है हमारे यहाँ पर क्या आता है, क्राउन रूल। जब हमारा इंडिया क्या हो जाता है, क्वीन विक्टोरिया या ब्रिटेन की सोवेनिटी के अंडर पूरी तरह से हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक तरह की प्राइवेट बॉडी थी। प्राइवेट बॉडी जिसका काम क्या था, ट्रेड करना। पर उन्होंने कुछ अपनी श्रीयूड पॉलिसीज या चालाकियों को यूज़ करके इंडिया के ऊपर पूरी तरह से राज कर दिया था। इंडिया को अपना पोजेशन बना लिया, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, हमारे इंडिया में हर 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 5 साल के बाद क्या करते थे, चेंजेस करते थे। और वही चेंजेस हमारे ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप इंडियन पॉलिटी की बात करें या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गारंटीड होता है आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए आज हम वही टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा जो आज का पहला फेस होगा इस वीडियो का, वो होगा कंपनी रूल का, जो टाइम पीरियड कब से होगा, 1773 से लेकर 1858 तक। वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको बड़ा कुछ नया पता चलेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगा, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। 1609 की अगर बात की जाए, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी। और 1773 तक जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार या एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज होगी, ये जब ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को अपने अंडर गवर्न करना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया या उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन लाया। और इसी को क्या कहा जाता है, ये क्या था, सबसे पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसने क्या किया, फिर कंट्रोल और रेगुलेट किए अफेयर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे इंडिया में थे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इट रिकग्नाइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इन्होंने हमारे इंडिया में पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको भी इन्होंने समझाया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। और उसके बाद हमारे इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट, वैसे तो आपको पता ही है, पहले मुग़ल हो गए या उसके पहले अगर अशोका का पीरियड हो गया या कोई भी राजा का अगर आप पीरियड कहें, तो उस समय क्या होता था, वो अपनी प्रोविंसेस के हिसाब से क्या करते थे, चेंजेस करते थे। पर उसके बाद हमारे इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बांध्य कर दिया गया या बांध दिया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंडिया में लाएगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलाती थी। चलिए अब इस सेट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल का कंसेप्ट खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंसेप्ट लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़रूरी आपके लिए भी होगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंसेप्ट लाया गया, कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया था, वो आएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है,
इन्होंने वो किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए। अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में लेमैन लैंग्वेज में पूछा जाए, उस टाइम पे एक पीएम की जो है कंसेप्ट लाया गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट लाया गया, जिसको क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसी के साथ उन्होंने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाई, जिसमें 4 मेंबर्स होते थे। वो क्या करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, या इनको आप ये भी कह सकते हो कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट भी आप कह सकते हो, या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी कह सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि सबसे पहले गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के कौन थे, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो थे लॉर्ड वेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, इन्होंने क्या किया, गवर्नर्स जो थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, उनको क्या कर दिया, सबॉर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, ठीक है। पहले क्या था, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, या लाहौर प्रेसिडेंसीज होगी, यहाँ के जो गवर्नर्स होते थे वो इंडिविजुअल होते थे। पर इन्होंने फिर क्या कहा, अगर हमारे इंडिया में एक सुप्रीम पावर आ रही है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ की पूरी तरह से सुप्रीम पावर होगी, वही एक पीएम होगा, और उनको असिस्ट कौन करेंगे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे इंडिया में अगर पूछा जाए, सबसे पहला कोर्ट का कंसेप्ट, ठीक है, कोर्ट का कंसेप्ट कब लाया गया था, वो 1773 के एक्ट में लाया गया, जिसको क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। इसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ कंफ्यूज मत करना। ये हमारे बंगाल में सबसे पहली कोर्ट लाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। पर ये बनी कब थी, 1774 में। पर कब ये ला के इन्होंने लिखा वहाँ पर, वो आएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इन्होंने कहा कि अब से क्या होगी, हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो कैलकटा में बनाई जाएगी, पर वो बनी कब थी, 1774 में, ठीक है। अब उसमें क्या होते थे, एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर क्या होते थे, एडॉक जजेस भी आप कह सकते हो, या उनके सबॉर्डिनेट जजेस भी हो गए। फिर उसके बाद इसी एक्ट ने क्या किया, प्रोहिबिट किया, या उनको रोका, या उनको आगाह किया कि जो सर्वेंट्स होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात की जाए, इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक कंपनी थी जिसका काम क्या था, मुनाफा कमाना या बिजनेस करना। पर वो किसके लिए उन्होंने करना है, सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करना है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारी फिजिबिलिटी के लिए होती है, पर वहाँ पे करप्शन की जाती है ना, उसी तरह ये जो है डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट डिपार्टमेंट चाहे था, पर इनका काम भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन की सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करना था। पर वो लोग क्या करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उनको मना किया गया कि आपने किसी भी तरह का जो है प्राइवेट ट्रेड नहीं करना, ठीक है। और उनको बोला कि आपने कोई भी रिश्वत नहीं लेनी, ना ही कोई प्रेजेंट्स वगैरह जो है लोगों से लेने आपने, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट लाया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कब लाया गया था, वो आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, अपने रिपोर्ट देंगे, जैसे रेवेन्यू हो गया, सिविल अफेयर्स हो गया, या मिलिट्री अफेयर्स हो गए इंडिया के, ठीक है। यहाँ से हमारा रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होता है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा बनाएगी हमारे इंडिया में, ठीक है। और उसके साथ गवर्नर ऑफ बंगाल का कंसेप्ट खत्म करके क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंसेप्ट लाया गया। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, हमारे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। और अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था जो सबसे पहला स्टेप बना, ठीक है, सबसे पहला स्टेप बना ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट आएगा हमारा 1773 का, ठीक है। चलिए 1773 का जो एक्ट था ना, थोड़ा इनकम्प्लीट था, क्योंकि वो पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड नहीं था कि अगर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है तो उसका काम क्या होगा, ठीक है। तभी उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट की 1773 के एक्ट में, जिसको क्या कहा जाता है, 1781 का अमेंडिंग एक्ट, ठीक है। इट वॉज मेड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। जो भी डिफेक्ट्स या कुछ भी इनकम्प्लीट चीज़ें जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में लाई गई थी, उसको रेगुलेटिंग अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के थ्रू क्या किया गया, उसको ठीक किया गया। और इस एक्ट को और क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए विच एक्ट इज नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वो क्या आएगा आपका, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फिर से आपको बोल देता हूँ कि जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसकी जो इरेगुलरिटीज थी, या उसमें कुछ चीज़ें जो अगर रह गई हुई थी, उसको शॉर्ट करने के लिए, या उसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए क्या लाया गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया, जिसको और क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं।
इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, ठीक है, गवर्नर जनरल और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उनको जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की। क्या हुआ होगा 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट लाई, 1774 में बन गई, तो ऐसा हुआ होगा क्या पता, सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि गवर्नर जनरल के खिलाफ अगर कोई केस करना लोगों ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट के में जाके केस करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। पर ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का नहीं था, जिसकी वजह से अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में ये क्लियरली डिफाइंड किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट होगी कैलकाटा की, वो ये वाले काम कोई भी नहीं करेगी, ठीक है। तभी उन्होंने क्या किया, एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा से, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर। फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई तो फिर क्यों बनाएगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाएगी तो क्यों बनाएगी। फिर उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होगा, क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी उसकी, खाली जो लोग हैं कैलकाटा के, ठीक है, जो लोग होंगे, लोकल लोग होंगे कैलकाटा के, अगर उनका कोई पर्सनल मैटर है, जैसे भाई की भाई के साथ लड़ाई होगी है या किसी थर्ड पर्सन के साथ लड़ाई हुई है, या किसी ने किसी की अगर प्रॉपर्टी छीन ली, अगर आपने केस करना उनके खिलाफ, तो आप कैसे करोगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा में जाके। पर अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी गोरे आदमी के खिलाफ अगर केस करना चाहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकाल दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मतलब वहाँ से बाहर निकाला था ना, पर इन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा होगी उसका क्या काम होगा, जो लोकल लोग होंगे कैलकाटा के, उनके लॉस को या उनके केसेस को देखने के लिए, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के एक और चीज़ कही, जो हिंदूस होंगे या मुस्लिम होंगे ना, उनको उनके पर्सनल लॉ के थ्रू ही देखा जाएगा। मतलब, ठीक है, जो हिंदू है, अगर हिंदू के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो हिंदू जो कानून होंगे, हिंदू लॉ बिल जो होगा, जो उसकी सज़ा उसको बताएगा, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा उनको सज़ा बोलेगी, ठीक है। जैसे अगर मुस्लिम्स की बात की जाए, मुस्लिम्स के शरीयत कानून होते हैं ना, तो अगर कोई केस होता है तो शरीयत कानून वाले उनको क्या करते हैं, वो सज़ा देते हैं, ठीक है, तो वो वाली सज़ा उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है ना। तो उसी तरह इन्होंने ये कहा कि जो हिंदूस होंगे, हिंदूस को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा और मुस्लिम्स को ट्रीट किया जाएगा मोहम्मडियन या शरीयत लॉ के द्वारा, ठीक है, आगे समझ। फिर उसके बाद एक और चीज़ याद रखना, जो रेवेन्यू मैटर्स थे, ठीक है, जो रेवेन्यू मैटर्स थे जो हमारे अंग्रेज़ी सरकार के थे, वो भी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल दिए गए। चलें अब आगे। फिर उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होंगी या सबॉर्डिनेट्स कोर्ट होंगी, ठीक है, जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट होगी, व्हाट आर सबॉर्डिनेट्स कोर्ट, ये भी आपको बता दूं। जैसे हमारी स्टेट्स में क्या होती है, हाई कोर्ट होती है ना, हाई कोर्ट हमारे देश की या हमारी स्टेट की एक तरह की सुप्रीम कोर्ट होती है, जो हमारी लास्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है। पर उससे पहले अगर आपका कोई केस है, आप क्या करते हो, मुंसिफ कोर्ट में जाते हो, या कोई भी कोर्ट होगी, जैसे आप तहसीलदार के फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो किसी केस के ऊपर, आप मुंसिफ कोर्ट जाते हो, आप किसी भी तरह की छोटी कोर्ट में जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह उन्होंने बोला कि उस समय की जो भी छोटी कोर्ट्स होंगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगी अपने केस को लेकर। अगर कोई ऐसा केस, ठीक है, कि क्या कहते हैं, जो रिक्वायर्ड था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा में जाने के लिए, पर वो प्रोविंशियल कोर्ट में गया, तो वो वाला केस कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर दी कि वो जो है रेगुलेशंस या किसी भी तरह के लॉ बना सकते हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट के लिए किसी भी तरह का अगर नया लॉ इंट्रोड्यूस करना होगा तो कौन करेंगे, हमारी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही करेंगे। आगे समझ, अमेंडिंग एक्ट भी हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी हो गया। अब आगे हम चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो 1773 से लेकर 1858 का टाइम पीरियड है ना, उसमें बड़े ऐसे लॉ लाए गए थे, उनको मैंने सारों को इसमें ऐड नहीं किया हुआ। जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उन्हीं सबको यहाँ पे लाया गया। पिट्स इंडिया 1784 का जो एक्ट आएगा वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में बड़ी बार इनके लिए क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज उन्हीं को हम करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या आएगा, इन्होंने क्या किया, डिस्टिंग्विश या डिफाइन किया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होंगे कंपनी के। कमर्शियल फंक्शंस हो गए, जैसे वो अगर बिजनेस कर रहे हैं या टैक्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई लॉ अगर ला रहे हैं, तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी कैसा लॉ लाएगी। और पॉलिटिकल फंक्शंस जैसे ट्रांसफर्स होगी, पोस्टिंग होगी, अगर किसी बंदे को अपॉइंट करना है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, चाहे वो इंडियन होगा चाहे वो अंग्रेज़ होगा, उसके लिए क्या लॉ होने चाहिए, तो वो सारे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में डिसाइड किए गए।
सबसे पहले बात एक चीज़ याद रखना, हमारे इंडिया में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाएगी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। वो किसके लिए थी? जो इनके कमर्शियल अफेयर्स को देखेगी। उसके साथ इन्होंने नई एक बॉडी लाई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले भी थी ना, जो रेगुलेटिंग एक्ट में थी। उसके साथ साथ इन्होंने क्या लाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया, जो क्या करेंगे? इनके पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। और इसी ने हमारे क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में हमारे इंडिया में ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया गया। ये चीज़ याद रखना, किस एक्ट ने हमारे इंडिया में ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया? वो आएगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट लाया गया, जो इनके कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, जो इनके पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो सारे सुपरवाइज करेगा या उनको डायरेक्शन देगा सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद रेवेन्यूज वगैरह जो होंगे वो भी सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही देखेगा। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये दो रीजंस के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, कंपनीज़ की टेरिटरीज़ को इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज जीती थी ना, जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया, जो भी एरियाज उन्होंने जीते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई करेगी, एरियाज़ को जीतेगी, उसको क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, वो किनका प्रॉपर्टी होगी? ब्रिटेन की गवर्नमेंट की, या ब्रिटेन की क्वीन की भी आप कह सकते हो। और उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल कैसे मिला? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये एक्ट दो रीजंस के लिए जाना जाता है। सबसे पहले कंपनीज की टेरिटरीज को इंडिया में क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजेशंस। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। फिर आता है हमारे दो लास्ट हमारे इंपॉर्टेंट बचे, एक आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बढ़ती गई और ब्रिटेन की सरकार को उसके बारे में पता चलता गया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार ने बड़ी बार ऐसी रेगुलेशंस लाई जिसमें इनको क्या करना है? इन्होंने लगाम डालनी थी। अब सबसे पहली लगाम 1830 में लाएगी, जिसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड आएगा, एबॉलिश। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कहाँ पे? ट्रेड की मोनोपोली में। इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी ना इंडिया में काम, वो खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकते थे और कोई मर्चेंट वहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, कोई बाज़ार है, ठीक है, बाज़ार है, वहाँ पे 20 दुकानें हैं। तो 20 दुकान में सबसे पहले एक बंदा जाता है, कोई भी फैमिली का जाता है, वो वहाँ पे दुकान को मल लेता है। तो वह इससे ऐसा क्या करता है? वहाँ पे 20 अपनी जो दुकानें हैं 20 मेंबर्स को ले आता है। तो वहाँ पे क्या होगी? उसी फैमिली की मोनोपोली होगी उस मार्केट में। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हमारे इंडिया में थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही खाली जो है इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। उसके अलावा ब्रिटेन का या किसी और कंट्री का प्राइवेट मर्चेंट हमारे यहाँ इंडिया में आके काम नहीं कर सकता था। पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की वो मोनोपोली पूरी तरह से इंडिया में ख़त्म कर दी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और चार्टर के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ, ये क्वीन का फरमान होता है। ठीक है, ये राजा का या क्वीन का फरमान था। फिर इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन ट्रेड जो है वो ओपन हो गया सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। ब्रिटेन के प्राइवेट मर्चेंट्स भी, दुकानदार भी हमारे यहाँ पे इंडिया में आके क्या कर सकते थे? काम कर सकते थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया। इन्होंने ईस्ट इंडिया को बोला कि आप हमारे इंडिया में टी का ट्रेड की मोनोपोली अभी भी कर सकते हो, और जो चाइना के साथ आप ट्रेड करते हो वो भी आपकी मोनोपोली हम नहीं छीन रहे हैं। बाकी तरह का इंडिया में जो भी आप काम कर रहे हो वो पूरी तरह से आपसे हम क्या कर रहे हैं? उसको छीन रहे हैं। पर टी का ट्रेड आपसे हम जो है छीन नहीं रहे हैं, इंडिया और चाइना का। फिर उसके बाद सोवेनिटी जो है ब्रिटेन क्राउन की, वो पूरी तरह से कंपनी की टेरिटरीज के ऊपर और तरह से कसी गई। फिर आपका सबसे ज़रूरी इस पॉइंट का क्वेश्चन आता है चार्टर एक्ट का, हमारे इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा कब लाई गई? ठीक है, हमारे इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी ऑफिशियली यहाँ पे लाई गई चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा। इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी कि आप इंडिया में आओ और यहाँ पे धर्म परिवर्तन पूरी तरह से आप करवा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का कंसेप्ट कब लाया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। आज के टाइम पे जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों के द्वारा पहल कब की गई थी? 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को इन्होंने ऑथोराइजेशन दी। लोकल गवर्नमेंट्स होगी जैसे
सबॉर्डिनेट्स जो स्टेट्स होगी, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इधर की जो गवर्नमेंट्स थी, इनको इन्होंने पूरी तरह से ऑथोराइजेशन दे दी कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ के लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर क्या कर सकते हो, टैक्सेस किसी भी तरह के लिवाई कर सकते हो। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो आप उनको क्या कर सकते हो, पनिश कर सकते हो। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी हो गया, जिसमें 2-3 चीज़ें आई। हमारे इंडिया में ट्रेड मोनोपोली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूरी तरह से अबॉलिश हो जाता है और इंडियन ट्रेड जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। पर ईस्ट इंडिया कंपनी टी का ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, और चाइना के साथ जो वो ट्रेड कर रहे थे वो पूरी तरह से उनके पास रहा। क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे इंडिया में अलाउ की गई इसी के थ्रू, और वेस्टर्न एजुकेशन का कंसेप्ट हमारे इंडिया में 1813 के चार्टर एक्ट में आया। उसके बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को पूरी तरह से स्ट्रेंथन करने में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो फाइनल स्टेप लाया वो आएगा हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंसेप्ट को ख़त्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, पहले जो था रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाए गए थे, गवर्नर ऑफ बंगाल ख़त्म कर दिए गए थे। उसकी जगह अब इंडिया में क्या लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ख़त्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट लाया गया, और उन्हीं के पास सारी तरह की सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दी गई। ठीक है, और इसकी एक्ट के साथ हमारे इंडिया में सबसे पहली बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट लाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट सबसे पहली बार हमारे इंडिया में 1833 के चार्टर एक्ट में लाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, वो आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, गवर्नर जो होंगे बॉम्बे के या मद्रास के, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स जो वो लॉ बनाने की उनके पास पावर थी ना, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी। फिर पूरे इंडिया में लॉ बनाने की पावर किनको दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, पूरी तरह से लेजिस्लेटिव पावर्स उनको दे दी गई पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए। फिर उसके बाद पहले जो लॉस लाए गए थे उनको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था ना। फिर उसके बाद जो लाए गए अब उनको क्या कहा जाता था, चार्टर एक्ट्स। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे कमर्शियल बॉडी के रूप में काम ख़त्म हो गया। जो ये ट्रेड वगैरह करते थे, बिजनेस करते थे किसी भी तरह का, यहाँ से चीज़ें खरीद के ब्रिटेन में जाके खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेच सकती थी ना, वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में क्या बन गई, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और, कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, जो उन्होंने जीती भी होगी, प्राइवेट खरीदी भी होगी, अपने पैसे खर्च के भी अगर उन्होंने जीती होगी ना, वो सब किसकी होगी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की, और उनके जो सक्सेसर्स आएंगे वो सब इंडिया की जो प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो सारी उनके पास चलेगी। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसने हमारे इंडिया में ओपन कंपटीशन लाया गया। ठीक है, पहले क्या होता था, ICS जो सर्विस एग्जामिनेशंस होते थे उसमें खाली ब्रिटेन के पर्सन ही होते थे या गोरे लोग ही होते थे। पर उसके बाद 1833 के बाद परमिशन दे दी गई इंडियंस को भी कि अब आप क्या कर सकते हो, हमारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब से इंडियंस को भी हम डिबार नहीं करेंगे किसी भी तरह का प्लेस या ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट कंपनी के अंडर। उससे पहले किसी भी तरह का जो यहाँ पे जॉब होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारे ब्रिटिशर्स करते थे। पर 1833 के बाद इंडियंस को भी परमिशन मिल गई यहाँ पे जॉब करने की। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसमें हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड। ये बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा आज का जो कंपनी रूल था। ठीक है, जो हमारा कंपनी रूल था वो होता है ख़त्म। अगर आपको कुछ वीडियो में परेशानी आई है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कहाँ पे हमें बताने में चूक हो गया, या अगर कोई मैंने बीच में एक्ट अगर छोड़ा हुआ है, जैसे 1853 का एक्ट मैंने छोड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है वो आपको करने की ज़रूरत है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर बताएंगे। आप इस वीडियो को देखिए, और मैंने आपको पहले भी कहा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन एक्ट्स में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके आगे का जो हमने क्राउन रूल करना ना, वो सब करवाया जाएगा, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए ताकि हर किसी को बेनिफिट हो। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर हमने कोई एक्ट अगर छोड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियो, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो पूरी तरह से वीडियो देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।